हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल लर्निंग हब। तो हमने स्टार्ट किया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और इसमें हमने पंचायती राज सिस्टम को जो है डिस्कस किया है और ये सारे पॉइंट जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं पार्ट फर्स्ट में। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, तो उसमें पहली कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी वो हमने पढ़ी। उसके बाद दूसरी कमेटी अशोक मेहता कमेटी वो भी हमने पढ़ी है। तो उसके बाद क्या है, आज हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। जो कि थर्ड कमेटी बनाई गई थी इसके लिए वो थी GVK रॉय कमेटी 1985, यानी इन द ईयर 1985 में ये कमेटी जो है वो बनाई गई थी। आपको बता दें काम क्या था इस कमेटी की, किस चीज़ के लिए बनाया गया था, ताकि स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज सिस्टम एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। सबसे पहले उनको जो है पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथ कैसे किया जाए उसके लिए जो है स्टेप्स देखने थे, और उसके बाद उनको रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी के लिए जो है कौन से स्टेप्स उठाने होंगे गवर्नमेंट, उन स्टेप्स को वहाँ पे उनको जो है देखना था। तो उन्होंने जो है पूरी स्टडी करके जो है रिकमेंडेशंस अपनी रखी। पहली रिकमेंडेशन थी कि पंचायत में जो है रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, और हर एक लेवल जो होगा पंचायत राज सिस्टम में हर एक लेवल को जो है एक अलग अलग रोल आप असाइन कीजिएगा। उसके बाद उन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी थी कि पोस्ट जो होगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो कमिश्नर होगा, यानी जो हर एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा वही जो है हेड होगा ज़िला परिषद का। और उसके बाद जो ज़िला परिषद होगा वो प्रिंसिपल बॉडी होगी हर एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जो है मेन बॉडी जो होगी वो ज़िला परिषद ही होगी। तो ये थी रिकमेंडेशंस GVK रॉय कमेटी की। उसके बाद आई LM सिंघवी कमेटी, और इस कमेटी को जो लाया गया था वो था 1986 में इस कमेटी को बनाया गया था। इनका काम था कि रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स, यानी लाइफ गिविंग। इसका मतलब कि हम जो है ये पंचायती राज सिस्टम जो है इनइफेक्टिव थे, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, तो इनको किस तरह से बूस्ट किया जाए इसी को एग्जामिन करना था LM सिंघवी कमेटी को। तो इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी वो थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, यानी जो पंचायती राज सिस्टम है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक जो जगह मिलनी चाहिए, ताकि जो पंचायती राज सिस्टम है ये प्रोटेक्टेड रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद जो है इस पे जो है बहुत अच्छी तरह से काम हो सके। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ग्राम सभा बनाई जाए और रेगुलर फेयर इलेक्शंस करवाने होंगे। और एक और रिकमेंडेशन जो थी वो थी इंक्रीज फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी जो पंचायती राज होगा उसमें जो पंचायत होंगे उनके फाइनेंशियल रिसोर्स जो है उनको इंक्रीज किया जाए। और जो एक और इन्होंने यहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन दी वो थी कि जुडिशल ट्रिब्यूनल बनाया जाए, जो कि जो डिस्प्यूट हो गए पंचायत लेवल पे उसको जो है वो एग्जामिन करे। तो ये थी LM सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशंस। उसके बाद आई कमेटी नंबर 5 ठंगन कमेटी, जो कि बनाई गई 1988 में। इसमें क्या हुआ, इनको एग्जामिन करना था इफेक्टिव पंचायत राज सिस्टम, यानी फिर से इनको देखना था कि पंचायत राज सिस्टम को इफेक्टिव कैसे बना जाए। इन्होंने स्टडी करके जो है रिकमेंडेशंस अपनी दी। तो पहली रिकमेंडेशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन, 3 टायर सिस्टम, ज़िला परिषद। ये जो है ये इनके रिकमेंडेशन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए पंचायती राज सिस्टम को, और उसके बाद पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 टायर का होना चाहिए, और इसमें ज़िला परिषद जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। उसके बाद एक और रिकमेंडेशन जो थी वो थी 5 ईयर की टर्म होनी चाहिए पंचायत की, और नए इलेक्शन करवाने होंगे विद इन 6 मंथ्स। और उसके बाद एक और रिकमेंडेशन थी कि रिजर्वेशन होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स, और उसके साथ साथ SC और ST को जो है रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद एक और रिकमेंडेशन थी स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, जो कि पंचायती राज जो पंचायत को है उनको मॉनिटर करेगी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो हेड होना चाहिए ज़िला परिषद का। ये थी जो रिकमेंडेशंस ठंगन कमेटी ने आगे डाली थी। उसके बाद जो एक और कमेटी आई जो कि लास्ट कमेटी थी वो थी गढ़गिल कमेटी। ये कमेटी भी 1988 में ही बनाई गई। तो इन्होंने जो है अपनी रिकमेंडेशंस रखी ही वो थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होना चाहिए, 3 ट्रायल सिस्टम होना चाहिए, 5 ईयर की टर्म होनी चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए ST और वुमेंस के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि पंचायत को जो है पावर देना चाहिए ताकि वो टैक्स कलेक्ट कर सके, और टैक्स को जो है वो
जो है अपने पंचायत में जो है टैक्स लगा सके, टैक्स ड्यूटीज़। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए जो है तीनों लेवल्स पे। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को बनाया जाए जो कि इलेक्शन करवाए, और स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए जो कि फाइनेंस देखे पंचायत का। तो ये थी गढ़गिल कमेटी। उसके बाद जो है इन सारी कमिटीज़ को जो है इन सारे कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए फिर क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुई वो कैसे हुई। आपको बता दें जो 1989 है, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उस वक्त, तो लोकसभा में जो है ये बिल डाली गई, लोकसभा में पास हो गई थी लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुए क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स थे इसमें। उसके बाद 1991 में इस बिल को फिर से इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट थी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके बाद 22 दिसंबर 1992 में ये बिल लोकसभा से फाइनली पास होके आई, और फिर 23 दिसंबर 1992 को ये बिल जो है राज्यसभा से भी पास हो गई। और उसके बाद फाइनली 20 अप्रैल 1993 को प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दिया, और उसके बाद ये बिल बन गई एक्ट। और उसके बाद आपके सामने आ गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। आपको बता दें ये जो है ये फोर्स में फाइनली आया 24 अप्रैल 1993। और इसमें जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 29 फंक्शनल आइटम्स है जो कि स्टेट्स पे ये जो है ये स्टेट्स पे ड्यूटी नहीं है कि आप इन फंक्शनल आइटम्स को जो है ज़रूर और ज़रूर ही लागू करें। जी हाँ, ये ऑप्शनल है स्टेट्स पे, इनको इन फंक्शनल आइटम्स को किस तरह से यूज़ करने हैं वो ऑप्शन होगा स्टेट्स पे। तो ये थी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन थी पंचायती राज सिस्टम की, वो इस वीडियो में ये थी। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इस पंचायती राज सिस्टम में वो क्या है, तो चलिए वो भी देखते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि जो पंचायती राज सिस्टम है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो वो क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पंचायती राज सिस्टम जो है यहाँ पे है, आप देख सकते हैं पंचायती राज सिस्टम में जो भी चीज़ें है वो यहाँ पे लिखी है मैंने, तो हम इसी को जो है डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो है पंचायती राज सिस्टम में पहला होता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम सभा होता है जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं विलेज के वो बनाते हैं ग्राम सभा। उसके बाद विलेज लेवल पे क्या होता है, ग्राम पंचायत, या उसको गांव पंच भी कहा जाता है या विलेज पंचायत भी कहा जाता है। तो विलेज लेवल पे आपको मिलेगा एक सरपंच होता है और उसके साथ साथ पंच होते हैं, और उनके लिए जो है डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे होता है, उसको कहते हैं पंचायत समिति या आंचल समिति। ब्लॉक पंचायत भी इसको कहा जा सकता है, कहा जाता है कहीं कहीं, और कुछ जगहों पे उसको तालुका पंचायत कहा जाता है या जनपद पंचायत कहा जाता है या पंचायत यूनियन भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है, यानी उसको जो है मेंबर्स विद इन इटसेल्फ ही चुनते हैं। और उसके साथ साथ जो मेंबर्स जो है इलेक्टेड आते हैं विलेज से, जो कि पंच और सरपंच होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे। और उसके साथ साथ जो होते हैं एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं या कोई और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो भी जो है पार्ट होते हैं ब्लॉक लेवल पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल को कहा जाता है जिला परिषद या जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो उसको भी इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है उससे ही चुना जाता है, यानी उसको इलेक्शन करके नहीं चुना जाता है। तो उसके बाद जो होते हैं और मेंबर्स भी होते हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आए होते हैं। और उसके साथ साथ जो है एमपीज एमएलएज उस एरिया के वो भी इसके मेंबर होते हैं। आपको बता दें जो पंचायती राज सिस्टम में आता है रिजर्वेशन की बात, तो एसटी और एससी को रिजर्वेशन मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और वुमेन के लिए है रिजर्वेशन नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल सीट्स। तो जो 1/3 है उससे कम नहीं होने चाहिए वुमेन्स की सीट्स। इसमें जो है एससी एसटी की वुमेन की सीट जो है वो भी इंक्लूड है। उसके बाद पंचायत की बात करें तो ड्यूरेशन जो होती है एक पंचायत की वो होती है 5 ईयर्स की, और फ्रेश इलेक्शन करवाया जाता है 5 ईयर्स से पहले ही, ताकि जब नेक्स्ट 5 ईयर का टर्म हो तो उस वक्त जो है नया पंचायत जो है वो इलेक्ट हो ऑलरेडी। तो उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होती है एक पंचायत का मेंबर बनने के लिए कि आप पंच या सरपंच के लिए इलेक्शन लड़ो तो उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए अबाउट 21 ईयर्स।
उसके बाद बात करें स्टेट इलेक्शन कमीशन की, तो उसको अपॉइंट करता है गवर्नर उस स्टेट का, और उसको रिमूव कर सकता है जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाता है पंचायत के, तो उसको रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट। जब को जो पार्लियामेंट है उनकी उसकी रिकमेंडेशन पे जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये जो थी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि पंचायती राज सिस्टम में आती है। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ एरियाज़ ऐसे भी है जिस पे जो ये पंचायती राज एक्ट 1992 का जो है वो अप्लाई नहीं हुआ। तो वो क्या थे, तो को बता दें, जो मेघालय, नागालैंड और मिज़ोरम की स्टेट्स है और कुछ और एरियाज़ है उन पे ये जो है ये एक्ट अप्लाई नहीं हुआ। और आपको बता दें जो कुछ और एरियाज़ है, शेड्यूल्ड एरियाज़ है या ट्राइबल एरियाज़ है इन स्टेट्स में, वहाँ पे जो है ये एक्ट जो है उस वक्त फोर्स में नहीं लाया गया। और जो हिली एरियाज़ है मणिपुर के, जहाँ पे ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करता था, तो वहाँ पे भी इस एक्ट को जो है लागू नहीं किया गया। और दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, जहाँ पे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट था ऑलरेडी, तो वहाँ पे भी जो है ये एक्ट फोर्स में नहीं लाया गया। लेकिन आपको पता है जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो जो है इस एक्ट को एक्सटेंड कर सकते थे कहीं भी और किसी भी पार्ट में। तो इसलिए जो है ये जो है एक्सेप्टेड था, कुछ स्टेट्स पे जो है ये लागू नहीं होता था। उसके बाद जो है कोई आपने देखे है कि जो पार्ट्स है इस पंचायती राज सिस्टम में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम उन पे भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो है आर्टिकल 243 से लेके 243O तक जो है आर्टिकल्स आते हैं पंचायती राज सिस्टम में, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में जो है इन्हीं से क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में। तो पहला आर्टिकल जो है 243, उसमें लिखा है अब ऑल अबाउट डेफिनेशन। 243A में लिखा है ऑल अबाउट ग्राम पंचायत। 243B जो है 243B में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में। 243C जो है वो बात करता है कंपोजिशन ऑफ पंचायत के बारे में। 243D जो है उसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट जो पंचायत में होती है उसके बारे में लिखा है। 243E में है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। 243F में जो है वो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। 243G1 पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। 243H में है पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स बाय पंचायत। 243I में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। 243J में लिखा है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। 243K में लिखा है इलेक्शन ऑफ द पंचायत्स। 243L में लिखा है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। 243M बात करता है पार्ट्स नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। 243N बात करता है कंटिन्यूअस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत्स। और 243O जो है वो बात करता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। आपको बता दें जो पंचायती राज जब फोर्स में आया था तो उसके बाद स्टेट्स को जो है 1 ईयर का टर्म दिया गया था कि आप 1 साल में जो है और आपका ऑलरेडी आपके स्टेट में कोई पंचायत जैसा कोई और काउंसिल हो तो आप उसको 1 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक विदिन 1 ईयर आपको जो है लागू करना होगा ये एक्ट। और कुछ स्टेट्स और कुछ प्लेस जो है उनको एग्जेम्प्ट किया गया था, तो वहाँ पे जो है पीस एक्ट लगाया गया था। तो यही थी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।